आप सभी दर्शकों का मंच पर स्वागत है। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी। अपने वादे अनुसार हर एक इंटरव्यू में आपको एक नए साहित्यकार से मुलाकात करवाती हूँ। उनके व्यक्तित्व को हम सभी जानते हैं, सुनते हैं और उनसे सीखते हैं। बस इसी क्रम में एक हमारे ऐसे साहित्यकार जुड़े हैं आज हमारे साथ, जिनके व्यक्तित्व को आप जान के बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ आपको नया जानने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं मध्य प्रदेश से आए हुए हमारे लेखक प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे सर का। सर, आपका मंच पर स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि सर जो है वो महिला महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। तो चलिए उनका पूरा व्यक्तित्व, उनका पूरा परिचय आज उन्हीं से सुनते हैं। तो सर, आपका स्वागत है मंच पे। हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। जी जी। समस्त दर्शकों को, ऑडियंस को मैं बहुत बहुत नमस्कार हूँ। और आज मैं सौभाग्य और गर्व का अनुभव कर रहा हूँ कि एमएस केसरी पब्लिकेशन के इस साक्षात्कार में मुझे शामिल होने का अवसर मिला। मैं मूलतः मध्य प्रदेश से हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे और मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले मंडला के शासकीय जेएमसी महिला स्नातक महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। अर्थात मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत में हूँ। 36 वर्ष पहले इतिहास का प्राध्यापक रहा और अब 4 वर्ष से मैं प्राचार्य के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। और यद्यपि मैं इतिहास का प्राध्यापक रहा, पर बचपन से ही साहित्य से लगाव रहा और पत्रिकाएं पढ़ता रहा। और कक्षा 9 के विद्यार्थी के रूप में मैंने पहली कविता लिखी थी। और फिर जब सेकंड ईयर में पढ़ता था तो एक अखबार में रचना प्रकाशन को भेजी, वो प्रकाशित हुई। और तब से निरंतर पढ़ने लिखने और छपने का जो सिलसिला चला तो 20 कृतियों तक वो पहुंच गया है। और फुटकर इन 50 वर्षों में 10,000 से अधिक रचनाएं छप गई होंगी। वो पत्रिकाएं जो जिनके आज युवा पीढ़ी ने तो नाम नहीं सुने होंगे, धर्मयोग साप्ताहिक, हिंदुस्तान, दिनमान, सारिका, भूभारती, ये पहले निकला करती थी। वहीं से क्रम शुरू हुआ और आज तक बराबर ये है। और विभिन्न विशेषांकों में बराबर रचनाएं आती हैं। 7 विशेषांकों का और पत्रिकाओं का मैंने कैजुअल संपादन भी किया है। इसके अलावा रेडियो पर 39 बार आ गया। और जो दूरदर्शन के बहुत सारे चैनल है, मध्य प्रदेश दूरदर्शन, जीटीवी, ईटीवी, सब टीवी, इन जी इस्माइल, इन पर बराबर में प्रस्तुत होता रहता हूँ। और विभिन्न जो पर कवि सम्मेलनों में, सेमिनार्स में ही बराबर जाता हूँ। और जब से ऑनलाइन का ये दौर चला है तब से बराबर उसमें मैं व्याख्यान भी दे रहा हूँ, गीत भी प्रस्तुत कर रहा हूँ, कविताएं भी प्रस्तुत कर रहा हूँ, साक्षात्कार इत्यादि से जुड़ा हूँ। पटलों पर निरंतर लिखता हूँ। रोज 5-6 घंटे कम से कम मैं इसमें लगा देता हूँ अपने प्रशासनिक दायित्वों से निकाल करके। और मैं मानता हूँ कि मैं साहित्य सीख रहा हूँ, इतिहास भी मैं सीख ही रहा हूँ। हर व्यक्ति जीवन में विद्यार्थी होता है और कोशिश करता हूँ कि और अच्छा पढ़ सकूं। पढ़ने की आदत भी बराबर मेरी है, श्रेष्ठ पढ़ने की कोशिश भी करता हूँ, अच्छा लिखने की कोशिश भी करता हूँ, प्रस्तुत करने की कोशिश भी करता हूँ और प्रकाशन की भी कोशिश करता हूँ। और अब प्रसारण का ये स्वरूप भी आ गया है, तो मुझे खुशी होती है कि इस तरह से श्रेष्ठ प्रकाशन मुझे सराहते हैं, ऑडियंस मिलते हैं, मेरी रचनाओं को सराहते हैं, पढ़ते हैं, अच्छी टिप्पणियां करते हैं। डिजिटल प्रमाण पत्र आजकल मिलते हैं। तो जब से डिजिटल प्रमाण पत्र का ये दौर चला है, लगभग 3000 से ज्यादा डिजिटल प्रमाण पत्र हो गए होंगे। और वैसे विभिन्न 50 वर्षों में लगभग 1000 मंचों पर प्रशस्ति पत्र, अभिनंदन, पुरस्कार, सम्मान, अध्यक्षता के रूप में या मुख्य वक्ता के रूप में या किसी पुस्तक के विमोचनकर्ता के रूप में या समीक्षा लेखन के रूप में ये मुझे लगभग मिले हैं। और देश भर के राज्यों में मैं जाता रहा हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे पुरस्कार मिला था वो मेरी एक निबंध की शोध कृति थी, विवेचना के स्वर। उसको मध्य प्रदेश शासन ने 2011 में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया था, 51,000 की राशि का, अखिल भारतीय माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार। तो उसको मैं सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ।
और पुरस्कार तो केवल हौसला बढ़ाते हैं, ऊर्जा देते हैं। बाकी व्यक्ति को निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए, अपने को तराशने की, अपने को बेहतर करने की और निरंतर सीखने की। तो मैं साहित्य का और इतिहास का तो मैं प्राध्यापक रहा, लेकिन वहाँ भी विद्यार्थी हूँ। हालाँकि इतिहास में पीएचडी है, स्टूडेंट्स को पीएचडी के गाइडेंस देता हूँ, उनको गाइड करता हूँ। वहाँ पर मैं सुपरवाइजर हूँ। एमफिल में भी बच्चे मेरे अंडर में थीसिस लिखते हैं और पढ़ाता तो हूँ ही, खैर इतिहास पढ़ाता ही रहा और अभी पढ़ता हूँ। पढ़ाने की स्थिति अब नहीं बनती क्योंकि प्राचार्य हो गया हूँ, लेकिन वहाँ भी मैं विद्यार्थी हूँ और निरंतर नया-नया जो शोध हो रहा है, उसको मैं पढ़ता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ और साहित्य में भी बहुत अच्छे साहित्यकारों को पढ़ता हूँ, उनकी अच्छी रचनाओं को पढ़ता हूँ और नए-नए छंदों का विधान समझ के उनमें लिखने की कोशिश करता हूँ और प्रस्तुति में श्रेष्ठता आए और निखार आए और उसमें गुणवत्ता आए और उसमें लालित्य आए, ऐसी मैं कोशिश करता हूँ और लोग मुझे जब देखते हैं, सुनते हैं, सराहते हैं, तो मुझे एक ऊर्जा मिलती है और लगता है कुछ और अच्छा लिखना है, कुछ और अच्छा करना है। तो बस ये मेरा एक साहित्यिक परिचय है। जी। बहुत ही सुंदर। तो हमारे दर्शक भी यह सोच रहे होंगे कि हम किस साहित्यकार से मिल रहे हैं जिन्होंने इतनी सारे क्षेत्रों में काम किया है निरंतर। तो इसलिए हम कहते हैं कि एमएस केसरी पब्लिकेशन द्वारा हर इंटरव्यू में आपको एक कोहिनूर मिलता है और इस बार के कोहिनूर है हमारे शरद सर। तो आप सभी ने देखा कि सर ने कितनी सालों का मेहनत किया है और लगातार अगर शिक्षा की बात करें या साहित्य के क्षेत्र की बात करें, वो निरंतर कार्य करते रहते हैं और सर को इतने सारे जगहों पे से सम्मानित किया गया है। फिर भी वो अपने आप को एक स्टूडेंट के रूप में अभी सीखने का ही बता रहे हैं। तो सर इसी क्रम में हम जानना चाहेंगे कि वैसे बच्चे जो जिनके घर में है ना सारे लोग जॉब करते होंगे मगर वो बच्चा जो है वो साहित्य के क्षेत्र में आना चाहेगा। जैसे आपने अभी तुरंत बताया था कि आपने 9 वर्ष की उम्र में साहित्य के क्षेत्र में कदम रखा। तो वैसा बच्चा जो साहित्य के क्षेत्र में आना चाहता हो मगर उसके कोई भी फैमिली मेंबर में कोई भी साहित्य से रिलेटेड ना हो, तो वो किस तरह से साहित्य के क्षेत्र में जुड़ सकता है? जी, 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 जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि साहित्य सृजन को एक अनुराग के रूप में आप अपनाइए, साधना के रूप में अपनाइए। उसको जॉब का साधन बनाने की कोशिश मत कीजिए। बहुत अच्छा गाना, बहुत अच्छा नाचना, बहुत अच्छा चित्र बनाना, अच्छा लिखना, अच्छा वक्ता होना, ये हमें प्रशंसा तो देते हैं, ये हमें प्रशस्ति तो देते हैं और हमारा नाम भी इनसे होता है, लेकिन इनको कभी जॉब का आधार बना के आप मत चलिए। वो तो आपकी ये विशिष्टता अगर ऊँचाई पर पहुँच गई, तो स्वाभाविक रूप से वो जॉब बन जाती है। जो बचपन से गाते रहे और गाते-गाते बाद में उनका नाम इतना श्रेष्ठ हो गया कि उनको फ़िल्म लाइन में गाने के लिए बुला लिया गया। वो संयोग की बात है। कविता लिखते रहे बहुत से हमारे कुमार विश्वास जैसे कवि, लेकिन वो पहले प्रोफ़ेसर का काम करते रहे। बाद में उस रूप में पहुँच जाते हैं, लेकिन अगर आप प्रारंभ से ही कोशिश करेंगे कि कुछ और नहीं करना है, मैं तो साहित्य को ही पेशा बनाऊँगा, तो दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि वो सोच कर कभी किसी विधा से पैसा नहीं कमाया जा सकता। स्वाभाविक रूप से जब आप उतनी ऊँचाई पर पहुँच जाते हैं, तो फिर वो प्रोफ़ेशन में कन्वर्ट हो जाता है, वो अलग बात है। तो मैं यही कहूँगा कि साहित्य को सीखिए, जिनका साहित्य के प्रति अनुराग है, वो बच्चे अगर छोटे हैं तो बाल पत्रिकाएँ पढ़ें, हैं? और जब धीरे-धीरे उनमें अंदर से जज़्बा आएगा कि मैं भी कुछ लिखूँ, तो लिखना शुरू करें। बलपूर्वक कभी ना लिखें। अंदर से एक चेतना निकलती है, उसके कारण आप स्वाभाविक रूप से जुड़ जाते हैं। मुझे कविताएँ पढ़ना अच्छी लगती थी, बाल पत्रिकाएँ पढ़ना अच्छा लगती थी, तो घर में वो स्थिति नहीं थी कि बाल पत्रिकाएँ सब खरीद सकें। तो जो नगर पालिका की लाइब्रेरी थी, शाम को वहाँ पहुँच जाता था, बैठता था, पढ़ता था। फिर कॉलेज में आ गया तो जिला स्तर के पुस्तकालय में पहुँच जाता था, पढ़ता था, पते नोट कर लाता था। और फिर लिखने की कोशिश करता था। अंदर से जब वो जज़्बा आए, तो मैं और आप सीखने की कोशिश कीजिए। पढ़िए ज़्यादा, समझिए ज़्यादा और जब आपके अंदर वो चेतना आ जाए कि अब आप सृजन कर सकते हैं। क्योंकि साहित्य पढ़ना अलग बात है, साहित्य से अनुराग होना अलग बात है और स्वयं सृजन करना अलग बात है। तो जब उस स्थिति में पहुँच जाएँ, तो फिर आप सिर्फ करें और कोशिश करें लिखने की। तो मैं ये कहूँगा कि व्यक्ति को कोई भी शौक हो, चाहे साहित्य का हो, कविता का हो, चाहे उसे गाने का हो, चाहे नाचने का हो, चाहे चित्रकारी का हो, इसको वो डूब करके उसमें कोशिश करे श्रेष्ठ बनने की, निखार लाने की और केवल शौक से कुछ नहीं होता, लगन होनी चाहिए।
निष्ठा होनी चाहिए। और लंबे समय बाद जाकर के अगर हम कोई पौधा लगाते हैं तो वो जब बड़ा पेड़ बन जाता है तब उस पर जाकर फल लगते हैं। तो उसके लिए फिर धैर्य के साथ इंतजार भी करना होता है। आजकल के बहुत सारे युवा चाहते हैं कि आज कविता लिखना शुरू कर रहे हैं, उनकी अगली कविता छप जाए और उनके लिए प्रसिद्धि मिल जाए और वे मानते 6-8 महीने में वे महाकवि बन जाएं और डिजिटल सम्मान पत्र मिल जाते हैं तो वे सही में अपने को महान कवि समझने लगते हैं, जबकि महान कोई नहीं होता। जिसने महान माना वो ये हो गया, निम्न हो गया। और निरंतर जैसे जल होता है, जब तक भरा रहता है तो सड़ने लगता है, लेकिन उसमें जाता है और वो बहता रहता है, प्रवाहित होता रहता है, तो एक निर्मलता बनी रहती है, एक ताजगी बनी रहती है। तो इसी तरह से और ज्ञान आने दीजिए, पुराना जो है वो उससे बेहतर आता चला जाएगा आपके पास में। और ज्ञान को सीखने को कोई भी गुण हो निखारिए और सतत साधना कीजिए, आपको श्रेष्ठता मिलेगी। लेकिन कभी इसको जॉब एज ए प्रोफेशन मान के नहीं चलिए। मेरा जॉब अगर देखा जाए तो जॉब तो मेरा इतिहास का प्रोफेसर होना है, जॉब तो मैं वो कर रहा हूँ, रोजी रोटी वो है, लेकिन साहित्य मेरे लिए एक साधना का विषय है। और कोई अगर कहता है कि आप तो लोग हिंदी साहित्य का प्रोफेसर समझ लेते हैं, तो मैं कहता हूं कि इतिहास मेरा तन है और उसमें जो आत्मा है वो साहित्य है। तन के बिना आत्मा अधूरी है, आत्मा के बिना तन अधूरा है। और वे कहते हैं कि आपने, और आपको बता दूं कि आपने बीएससी बायोलॉजी किया है और फिर आपने से एमए किया और एलएलबी तो किया ही और फिर पीएचडी की। तो वे कहते साइंस भी रहा, तो मैं कहते परिवार के लोग चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरा वहां लगाव नहीं था, तो इसलिए मैं इस फील्ड में आया। लिखने पढ़ने का शुरू से शौक था। तो मैंने भले ही साहित्य का कक्षा में और पाठ्यक्रम में उतना अध्ययन नहीं किया हो, क्योंकि मैंने हिंदी जो है विशिष्ट हिंदी केवल हायर सेकेंडरी तक पढ़ी है। उसके बाद बीएससी बायोलॉजी किया और उसके बाद में फिर हिस्ट्री से एमए किया, एलएलबी और पीएचडी हुआ। लेकिन मैंने पत्रिकाओं को इतना पढ़ा, उसमें से इतना सीखा और इतनी उसको आधार बना करके साधना की कि वही बात है कि अब मैं उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन मैं कोई वैसे उतना महान नहीं हूं। जैसे एकलव्य था, उसने अपने से साधना की, मैं एकलव्य नहीं हूं, क्षमा करें, लेकिन उदाहरण बता रहा हूं। व्यक्ति अपने से भी साधना कर सकता है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से हिंदी के मेरे प्राध्यापक साथी हैं, उन्होंने पीएचडी भी की है, पढ़ाते भी हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं लिख पाते। उनमें सृजनशीलता नहीं है। सृजन होना अलग चीज है और इतिहास का प्राध्यापक होना अलग चीज है। बहुत से आपको दूरस्थ क्षेत्र में, गरीब क्षेत्र में प्लेटफार्मों पे ऐसे गाते हुए मिल जाएंगे जिन्होंने कभी संगीत नहीं सीखा, लेकिन ईश्वर ने गला उन्हें इतना अच्छा दिया और गा गा के वो इतना श्रेष्ठ गाते हैं कि हम आप प्रभावित हो जाते हैं। जबकि बहुत से सीखे हुए उतना अच्छा नहीं कर पाते। क्यों? कि वो आप में गुण होना चाहिए। ईश्वर हमेशा कहते हैं हर व्यक्ति को कोई ना कोई गुण देता है, तो अपने गुण को पहचानिए और फिर उसको साधिए, शौक को निखारिए, मेहनत कीजिए और उसको साधना की स्थिति तक आप अगर ले जाएंगे। अभी भी इतने वर्ष हो गए, लेकिन मैं रोज पढ़ता हूँ, खाना पीना छोड़ के लिखने बैठा रहता हूँ और निरंतर साहित्य से लगाव बना हुआ है, पढ़ता भी हूँ खूब। तो मैं मानता हूँ कि समर्पण होना चाहिए, बस आपको कुछ ना कुछ हासिल होगा। बिल्कुल। तो सर ने आपको इतने सारे संदेश दिए हैं। सबसे पहला कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में, जरूरी नहीं है आप साहित्य के क्षेत्र में जाए, आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहें, तो सबसे पहले आपका एक संकल्प होना चाहिए उसके प्रति कि मुझे ये पाना है। और कभी भी ये किसी भी, अगर खासकर आप किसी ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जो कहीं आपका योगदान के रूप में हो, तो वहाँ पे आप कमाने के सूत्र से ना जाए, क्योंकि हो सकता है कमाने के सूत्र से आप जा रहे हैं कि हम कमाएँगे, तो वहाँ पे आपकी जो प्रतिभा है वो कहीं न कहीं दिखेगी नहीं, सिर्फ़ पैसे के काम वो ढल जाएगी। मगर अगर आप उसको साधना के रूप में अपनाएँगे, तो आप ऑटोमैटिक देखेंगे कि आप कमाना चाहते भी नहीं थे, आप तो साधना के रूप में गए, आप खुद ही दिन प्रतिदिन आगे बढ़ गए। तो सर की इतनी सुंदर व्यक्तित्व है और इतने सारे हम लोग ने विचार सुने हैं, इतने सारी प्रेरणा हमने पाई है। तो सर इसी बीच आपसे एक काव्य पाठ की हम लोग चाहेंगे, क्योंकि आपके बारे में हमने बहुत कुछ अभी सुना है, तो आपकी रचना भी हम सभी सुने। सारे दर्शकों का भी डिमांड है कि सर से एक रचना हम सुनवाएँ। तो सर अपनी एक रचना प्रस्तुत जी करें। जी 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 जी। चलिए, सबसे पहले मैं माँ सरस्वती के लिए एक मुक्तक रख दूं। आज मैं जो कुछ मौखिक याद है वो ही सुना रहा हूँ, रख के नहीं बैठा हूं मैं, क्योंकि मुझे
साक्षात्कार देना था तो लिख के नहीं मतलब जो लिखा हुआ उसको नहीं लाया, लेकिन जो कुछ मौखिक याद है, बहुत सारा मौखिक याद है, मैं वो उनमें सामने रखता हूँ। सबसे पहले एक मुक्तक माँ सरस्वती के लिए कि अक्षर का तूने सार दिया माँ तुषार दे, अक्षर का तूने सार दिया माँ तुषार दे, और सच्चाई का संसार दिया माँ तुषार दे, सच्चाई का संसार दिया माँ तुषार दे। और मैं खोया था अविवेक के अंधियार में, मगर उजियार का उपहार दिया माँ तुषार दे, उजियार का उपहार दिया माँ तुषार दे, उजियार का उपहार दिया माँ तुषार दे। और चलिए अब वतन के नाम कुछ रखता हूँ। जी सर, स्वागत है सर, बहुत प्यारी मुक्तक। खूब खिलता रहे नित चमन ये मेरा, अपने वतन के लिए कि खूब खिलता रहे नित चमन ये मेरा, यह हर जन्म में वसुवतन हो मेरा, यह हर जन्म में बस वतन हो मेरा, यही चाहत यही भाव दिल में मेरे, तीन रंगों से नित कफन हो मेरा, तीन रंगों से निर्मित कफन हो मेरा, खूब खिलता रहे नित चमन ये मेरा, यही हर जन्म में वतन हो मेरा, यही चाहत यही भाव दिल में मेरे, तीन रंगों से निर्मित कफन हो मेरा, तीन रंगों से निर्मित कफन हो मेरा। और एक मुक्तक और विशेष रखता हूँ। अभी जो हर घर तिरंगा अभियान चला था, छतों के ऊपर भी हमने तिरंगा फहराए थे और संविधान में संशोधन करके ये प्रावधान किया गया। तो मैं कहता हूँ कि कोई झंडा उसे कहता तिरंगा कोई कहता है, कि कोई झंडा उसे कहता तिरंगा कोई कहता है, कोई ऊंचा है फहराता कोई निज हाथ गहता है, कोई ऊंचा है फहराता कोई निज हाथ गहता है, मेरा झंडा मेरा गौरव मेरे सम्मान का सूचक, मेरा झंडा मेरा गौरव मेरे सम्मान का सूचक, छतों पर ना दिखे तो क्या जो अभी तक लगा मुझको बेनूर सा, वो ज़माना मुझे अब सुहाना हुआ, वो ज़माना मुझे अब सुहाना हुआ, वो ज़माना मुझे अब सुहाना हुआ, मिल गए तुम मुझे मैं दीवाना हुआ।
जी मुस्कान जी। जी, आपने मुक्तक सुनाई या आपकी कविताएँ थी, बहुत ही सुंदर थी। हमारे सारे दर्शक भी आपको बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर आपकी इतने जी सर। सुंदर आपके शब्द थे, आपने अपने व्यक्तित्व के बारे में बताया, इतना कुछ जानने को मिला। तो हमारे दर्शक तो आपको आपके रूप में अपना एक प्रेरणा स्रोत पाए हैं आज। जैसे कि ज़्यादातर अगर बात किया जाए तो ये होता है कि जो भी युवा पीढ़ी अभी लिखना शुरुआत कर रहे हैं, तो बहुत सारी त्रुटियाँ आती हैं, चाहे शब्दों की बात करें या जब हम कविताएँ, कहानियाँ लिखते हैं, तब बहुत सारी ऐसी लाइन होती है, ऐसी शैली होती है जो बदल जाती है ना? तो उस संदर्भ में आप किनकी पुस्तक को आप बताएँगे, जिनको हम पढ़ के उन अशुद्धियों को हम देख सकते हैं? क्योंकि आज के टाइम में बहुत समय किसी को आके सिखा नहीं सकता, जी तो वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पुस्तक पढ़े। अभी जी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है देखिए। पढ़ना। जी जी जितना ज़्यादा पढ़ेंगे जी जी सर। जी देखिए, मैं कि एक पुस्तक का नाम तो ले नहीं सकता हूँ, क्योंकि जैसे एक कोई विशाल भवन होता है, वो एक-एक ईंट से मिलकर के बनता है। तो इसी तरह से बिल चाहे साहित्य हो, चाहे संगीत हो, चाहे नृत्य हो, चाहे चित्रकला हो, वो निरंतर सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। और ये नहीं कह सकते कि आज हमने ये पुस्तक पढ़ ली तो कल हम ज्ञानी हो गए। नहीं, वो तो लंबे श्रम का परिणाम है। तो आप देखिए, अगर पाठ्यक्रम में आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, तो जो भी पाठ्यक्रम में कवि हैं, लेखक हैं, उनके साहित्य को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, शब्दों को पढ़ें, भावों को समझने की कोशिश करें। और फिर जो भी पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं, उन पत्रिकाओं में जो अच्छा साहित्य है, मैं चटपटी पत्रिकाओं की बात नहीं करता हूँ। अच्छे साहित्यिक स्तर की पत्रिकाओं की बात करता हूँ। हालाँकि इस समय ये है कि ये टीवी चैनल ने और मोबाइल ने पुराने अच्छी-अच्छी पत्रिकाएँ बंद कर दी हैं। लेकिन जो भी प्रकाशित हो रहा है, आप उसको पढ़ें। और मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारी पत्रिकाओं के और अखबारों के पीडीएफ भी हमारे सामने आते हैं। तो और पटलों पर भी रचनाएँ आती हैं, तो जो स्तरीय रचनाएँ हैं, उनको आप पढ़ें। ऐसे अगर आप कहना चाहें, तो आप प्रेमचंद का साहित्य पढ़ें, आप महादेवी वर्मा को पढ़ें, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ें, आप जयशंकर प्रसाद को पढ़ें, आप हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला को भी पढ़ें, मैथिली शरण गुप्त को पढ़ें, अगर इस तरह से कहें। क्योंकि एक बात तो है कि वो जो क्लासिकल साहित्य है, वो वहीं मिलेगा। जैसे हमारा सबसे पहले कोई संगीत सीखता है, तो उससे कहते हैं, भाई फ़िल्मी गाने तो ठीक है, तुम क्लासिकल संगीत सीखो। क्योंकि हमारा जो बेस है, वो तो वहीं से चल के आया है, क्लासिकल म्यूज़िक से। इसी तरह से डांस है, आज के बम्बईया डांस और ये बॉलीवुड और ये आज के जो हैं, ये बात की चीज़ है, सबसे पहले तो हमारे क्लासिकल डांस है। तो किसी को भी अगर गहरा ज्ञान चाहिए किसी कला के क्षेत्र में, तो उसको पुराना जो क्लासिकल लिटरेचर है या क्लासिकल आर्ट है, उससे जुड़ना होगा। तो जिन रचनाकारों के हमने नाम लिए, उनका साहित्य पढ़िए। और बहुत अच्छी बात तो ये है कि आजकल सब गूगल पे उपलब्ध हैं। सारा ज्ञान, मतलब पुस्तकें आपको कहीं लाइब्रेरी में खोजने की ज़रूरत नहीं है, आपको गूगल पे मिल जाएँगी। और अनगिनत पत्रिकाएँ का सब्सक्राइब करके वो आप बहुत सी पत्रिकाएँ पढ़ने को मिलेंगी। और वहाँ से आप अ छंदबद्ध रचना लिखना सीखिए, पढ़िए, पहले पढ़ेंगे, उनके ढंग समझने की कोशिश कीजिए, भाव की कोशिश कीजिए, लयबद्धता देखिए, अभिव्यक्ति देखिए, तो धीरे-धीरे स्थिति आपकी जो है मजबूत होगी। और एक दिन में कोई भी ना बड़ा कलाकार बन सकता, ना साहित्यकार बन सकता। ये लंबी साधना का प्रतिफल होता है, और सने-सने आप विशिष्ट होते जाएँगे। और फिर कभी जब आप, जैसे अब कभी बहुत बार होता है कि कभी 4-5 साल पुरानी अगर मेरी लिखी कविता को मैं देखता हूँ, तो लगता है, अरे! इसमें तो ये बेहतर हो सकता था, यहाँ ये बेहतर हो सकता था, यहाँ ये बेहतर हो सकता था। अब लगता है, क्यों? कि इस वर्ष इतने वर्षों में जो कुछ और सीखा है, जो कुछ और साधना की है, उससे मुझे खुद अपनी कुछ कमियाँ लगने लगी पुरानी। तो निरंतर साधना करते जाइए, सीखते जाइए, श्रम करते जाइए, और धैर्य के साथ में, और पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ में। ये नहीं कि थोड़ा बहुत शौकिया काम कर लिया और माना, अरे हमें इस क्षेत्र में विशिष्टता नहीं मिल रही।
और धीरे धीरे ऊंचाई पर पहुंचते हैं, नाम मिलता है, पहचान मिलती है, और जो कुछ पुरस्कार या डिजिटल सम्मान पत्र मिलते हैं उसको आप अंतिम मंजिल ना मान लें, बल्कि उससे ऊर्जा लेकर के और बेहतर लिखने की कोशिश करें। तो मैं यही कहूँगा कि जो समकालीन साहित्य है, मतलब पुराना क्लासिकल साहित्य भी पढ़ लें, और आज जो प्रकाशित हो रहा है समकालीन, रविवार को, बुधवार को बहुत सारे समाचार पत्रों के साहित्य विशेषांक निकलते हैं। तो उसमें कहीं लघु कथाएँ होती हैं, कहीं गीत होता है, कहीं दोहे होते हैं। मेरे भी रचनाएँ छपती रहती हैं, मेरी भी रचनाएँ आती हैं इनमें। कहीं आलेख होते हैं, कहीं व्यंग होते हैं, कहानियाँ भी होती हैं। तो पढ़ते जाइए, उनको पढ़िए निरंतर, और आप जो भी आपकी विधा है उसको विशेष रूप से पढ़िए। मान लीजिए आप दोहा लिखना चाहते हैं, या गीत है, या मुक्तक है, या कुंडली है, या व्यंग है, लघु कथा है, तो उनको विशेष रूप से पढ़िए आप, तो बेहतर आपका सोच होता जाएगा, आप में उस विधा की जो गहराई है वो आप में आती जाएगी। और फिर अगर आप में 100% अंदर जा रहा है, मान लीजिए कोई चीज़ आपने पढ़ी तो आपको 100% का 100 तो अंदर जाता नहीं है। मान लीजिए वो 50% अंदर गया, और फिर जब प्रकट करेंगे तो 25 ही % बाहर आएगा। तो कोशिश करते रहिए, आप में धीरे-धीरे पारंगतता आएगी, यानी आप परफेक्ट धीरे-धीरे बनेंगे, और अपने उतारते जाइए बस। आपको बिल्कुल। नाम मिलेगा, पहचान मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मेरा अनुभव है। और अपना गुरु खुद को ही बनाइए, क्योंकि या फिर आपको कोई अच्छा श्रेष्ठ मार्गदर्शक मिल जाता है तो उससे सीखिए। लेकिन बहुत बार ये होता है कि वो आपकी कमियाँ बताता है तो आपको बुरा लग जाता है। बहुत बार ऐसा होता है। तो आप अगर इस स्तर में हैं कि बिल्कुल। अपनी कमियाँ खुद देख सकते हैं, तो अपने को और बेहतर करते जाइए, और जितना अपने को बेहतर करेंगे, उतना आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर किया है। और सर, इसमें हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे कि सर ने आपको बताया भी है कि आपको किस स्तर का अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर जितना ज़्यादा सीखने की इच्छा होगी, उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे। क्योंकि एक बार में सिर्फ़ आप पुस्तक पढ़ लेंगे तो आपको सारी जानकारियाँ नहीं आती हैं, क्योंकि सारे लोग अभी पढ़ने के युग में हैं, सारे लोग पढ़ते होंगे। तो जब हम लोग याद करते हैं, अगर परीक्षा के लिए भी तैयारी करते हैं, तो हम लोग बहुत याद करके जाते हैं, मगर एक प्रश्न तो हमें नहीं आ जाता है। और अक्सर ये देखते होंगे, आप सभी यह अनुभव किए होंगे कि जो हम याद करके जाते हैं, वो परीक्षा में आता है ना? उस समय अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत सारी हुई है, तो बहुत कुछ मिल रहा है, तो खरीद सकते हैं, सुझाव दे दे ताकि वो आपकी पुस्तक को पढ़ के उससे प्रेरणा लेके वो लिख सके। जी, जैसे मैंने कहा कि मेरी बहुत सारी कृतियाँ हैं, बहुत सारी तो आउट ऑफ स्टॉक भी हो गई हैं, और बहुत सारी अभी उपलब्ध हैं। तो अब जैसे कोई निबंध या आलेख लिखना चाहता है, तो मेरी विवेचना के स्वर एक बहुत अच्छी कृति है, जिसको कि साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश ने 51,000 का अवार्ड भी दिया था। हकीकत मेरी एक बहुत अच्छी कविताओं की कृति है, जिसमें नई कविताएँ हैं, जिसको समकालीन कविता भी कहते हैं। वो 56 कविताओं का एक वो संग्रह है। मैं चूँकि हास्य व्यंग्य भी लिखता हूँ, मंचों पर जाता हूँ, चैनल्स में जाता हूँ, तो वहाँ हास्य व्यंग्य की माँग की जाती है। तो चुभन मेरी हास्य व्यंग्य की एक कृति भी है, जिसमें 100 श्रेष्ठ हास्य कविताएँ हैं, चढ़िकाएँ हैं। इसके अलावा निर्झरणी शब्दों के स्वर, ये मेरी कृतियाँ भी हैं। चुभन, कसक, ये लघु कथा की कृतियाँ हैं, तो जो लघु कथा के प्रति रुचि रखते हैं, वो इनका अध्ययन कर सकते हैं। और वैसे मैंने इतिहास की कृतियाँ भी लिखी हैं। भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल
मैं एमए इतिहास के पाठ्यक्रम में मेरी एक पुस्तक चलती है भारतीय संस्कृति, उसमें मैं को-राइटर के रूप में हूँ और शोध की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मुगल वज़ीर इतिमाद-उद-दौला और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र का राष्ट्रीय आंदोलन एवं साहित्य में योगदान, ये कृतियाँ जो हैं ये शोध कृतियाँ हैं। इनको पाठ्यक्रम में भी उपयोग में लाया जाता है। तो अब महत्वपूर्ण ये है कि आपको किस विधा में इंटरेस्ट है। जैसे आपको मान लीजिए हास्य कविताओं का लिखने का इंटरेस्ट है, तो उस दृष्टि से मेरी कृति चौबन है। अगर आपको नई कविता लिखने का है तो वो हकीकत है आपके लिए या आपको लघु कथा लिखने का अगर अनुराग है, लगाव है, तो वो कसक उनके लिए बहुत अच्छी सिद्ध होगी, उसमें बहुत अच्छी लघु कथाएँ हैं। इतिहास की है तो वो दूसरी होंगी और मैं तो यही कहूँगा कि जैसे शब्दों के स्वर निर्झरणी ये भी मेरी अच्छी काव्य कृतियाँ हैं। कुछ मैंने सामाजिक चेतना पर आधारित भी आलेख लिखे हैं। वो संग्रह के रूप में प्रकाशित हुए हैं। तो मतलब ये है कि आप अपना अनुराग तलाशिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने अनुराग को पहचान सकें। जैसे अगर हाँ, दोहावली है मेरी दोहों की किताब है, दोहावली है। तो दोहा जो पसंद करते हैं उनके लिए वो है। एक संवेदना वो गीत की कृति है, तो गीत अगर पसंद है तो वो उस कृति में से पढ़ें। आशा ये है कि अपना अनुराग तलाशिए कि आपको किस विधा में ज़्यादा पसंद है और जिन विधाओं में है वही साहित्य आप पढ़ें। लघु कथा पसंद है तो लघु कथाएँ ज़्यादा पढ़िए, लघु कथा की पुस्तकें पढ़िए। समसामयिक लघु कथाएँ पढ़िए। अगर आपको गीत पसंद है तो गीत पढ़िए फुटकर जो प्रकाशित होते हैं और गीतों की कृतियाँ पढ़िए। या निबंध तो निबंध पढ़िए और निबंध कृति या व्यंग्य है तो व्यंग्य की जो प्रकाशित होते हैं समाचार पत्र पत्रिकाओं में उनको पढ़िए और व्यंग्य की कृतियाँ पढ़िए। अ, तो इस तरह से और उस विधा सर ने इतनी अच्छी बातें आप सभी को बताई हैं। आप सभी सोच होंगे सिर्फ कक्षा 9 की में पढ़ते हैं, तब शायद के कदम और इतनी सारी रचनाएँ प्रकाशित हुई, इतने जगहों पे सर सम्मानित होते आए हैं। इस संदर्भ में देखा जाए तो आप सभी यह सोचें कि एक लड़का जब वो 9वीं कक्षा में वो पढ़ने वाले क्रम में है, उस समय तो हर परिवार का रहता है कि मेरा बेटा जो है वो अच्छे से पढ़ाई करे, वो इधर-उधर कहीं दिमाग ना लगाए, किसी क्षेत्र में ज़्यादा जाए नहीं, अंदर-बाहर जा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लड़कों को शुरू से यह समझाया जाता है कि उन्हें आगे चल के अपना घर सँभालना है, अपनी बहन की शादी करवानी है, अपने माँ-बाप का सेवा करना है, उनको शादी करनी है, बच्चों की आवश्यकता बहुत सारी है, उनको पूर्ति करनी है। तो सर ने सारे क्रमों को झेल के सर आज यहाँ हमारे बीच हैं। सर ने बहुत सी बातें बताई हैं। तो सर आप उस पेज की बात बताएँ जिस पेज में आपको उन सबको देखते हुए आप आज यहाँ पे हैं। आपने बहुत सारे चैनल पे भी अपनी प्रस्तुति दी है, उसके बारे में भी कुछ बताएँ सर? जी, जी। देखिए ये मैं इस दृष्टि से सौभाग्यशाली रहा हूँ कि परिवार ने कोई विरोध नहीं किया। जो मेरे शौक थे, जो मेरी हॉबीज़ थी वो मैं करता रहा, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की और उसका बड़ा कारण ये था कि मैं पढ़ाई-लिखाई में शुरू से शार्प था। पूरा पढ़ाई-लिखाई पर मैं ध्यान देता था और कोई बुरी आदतें मुझ में नहीं थी, बुरी सोहबत भी नहीं थी। बहुत ज़्यादा दोस्त यार मित्र मंडली भी नहीं थे। ये मतलब आवारागर्दी वाले मित्र नहीं थे और मैं समय का अपव्यय करता ही नहीं था। इसलिए अगर शाम को मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, कहाँ गए थे? लाइब्रेरी गए थे। तो कहीं से किसी ने उसको इसलिए रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि जान रहे कि एक अच्छा काम करने गए थे और पढ़ाई-लिखाई में कहीं कुछ मैंने कमी रखी नहीं और यहाँ-वहाँ फालतू समय मैंने कभी बर्बाद किया नहीं। तो उसके कारण परिवार से कोई इस मामले में असहयोग नहीं हुआ। जो कुछ कर रहा हूँ वो करता रहा मैं स्वाभाविक रूप से, कोई दबाव नहीं आया रोकने का और जब कॉलेज लेवल पे आ गया, तो उसके बाद में इस चीज़ को मैंने और गति बढ़ा दी। हाँ, एक बात ज़रूर कभी-कभी हो जाती थी कि जो कुछ
सामान वगैरह लाने के लिए जो पैसे मिले हैं उसमें से बचा के कई बार कोई पत्रिका खरीद ली, तो उसमें ज़रूर कभी होता है ये क्यों खरीद के ले आए? तो फिर बता दें नहीं इसके ऐसा हुआ, अच्छा ठीक है। डाक में पहले लिफाफे वगैरह बहुत चूँकि रचनाएँ भेजी जाती थी, तो वो ज़रूर कई बार जो पैसे ज़्यादा बर्बाद कर दिए तुमने, क्यों लगे? अरे ना उसका उपयोग होगा ऐसा। तो बस सामान्य रूप से ये सब होता है, बाकी कुछ ऐसा प्रेशर की स्थिति नहीं रही और उसका कारण वही था कि पढ़ाई-लिखाई में अच्छा था, हमेशा आगे रहता था और सोबत बुरी थी नहीं, बुरी आदतें थी नहीं, तो ऐसा कोई शंका नहीं थी कि ये क्या कर रहे हैं, ये अपना लाइफ बर्बाद कर ले रहे हैं। भटक जाएँगे, तो ऐसी स्थिति बनी नहीं मेरे साथ में और सेकंड ईयर में छपने लगी तो बताई तो अच्छा भी लगा सबको, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मित्र मंडली में ज़रूर कुछ होते हैं कि कुछ आपका हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं, "अरे ये क्या? अरे बड़े कवि बनोगे, अरे बड़े लेखक बनोगे।" ये ज़रूर हो जाता था, तो वो उनकी बातों में मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं मानता था कि आगे बढ़ने वाले को हमेशा रोका जाता है। एक मैं यहाँ पर और विशेष बात बताना चाहूँगा कि उस समय जो फ़िल्म देखने जाता था, कभी 10-15 दिन में एक आध फ़िल्म देखने टॉकीज़ में के लिए मिलती थी। तो वो हमारे समय वो राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और जितेंद्र इन फिरोज खान इनका टाइम था। तो फ़िल्में जब मैं देखता था, तो उसमें पुरानी जो माने उस समय की जो फ़िल्में हैं, उनमें हीरो को एक परफ़ेक्ट यंग दिखाया जाता था। दिखने में भी वो परफेक्ट है, पढ़ाई में भी वो परफेक्ट है, शराफ़त में भी वो परफेक्ट है, स्मार्ट तो है ही और इसके अलावा वो अगर खेल रहा है तो उसमें परफेक्ट है, गा रहा है तो उसमें परफेक्ट, किसी प्रतियोगिता में भाग लिया उसमें परफेक्ट। ये फ़िल्मों में हीरो को उस समय दिखाया जाता था। तो मैं ये प्रेरणा लेता था कि हाँ, व्यक्ति को हर चीज़ में फर्स्ट आना चाहिए। तो इसीलिए मैं पढ़ाई के साथ-साथ इस जी, कॉलेज में प्रतियोगिताओं में भी भाग लेता था, इन सारी प्रतियोगिताओं में भाग लेता था और कोशिश करता था कि सारी चीज़ें होना चाहिए, व्यक्ति में सारे गुण होने चाहिए। ये अब समझ में आता है कि वो फ़िल्म अभिनेताओं को तो काल्पनिक कहानी गढ़ के और सर्वश्रेष्ठ दिखा दिया जाता था, लेकिन मैं उससे बड़ा प्रेरित होता रहा। सामान्यतः फ़िल्में नकारात्मक प्रभाव डाल देती हैं, लेकिन मैंने बड़ा सकारात्मक प्रभाव ग्रहण किया कि व्यक्ति को हर चीज़ में आगे रहना चाहिए। तो पढ़ाई में भी आगे रहो अगर प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं, चाहे न भाषण में भाग ले रहे हैं, चाहे निबंध में भाग ले रहे हैं, चाहे क्विज़ में भाग ले रहे हैं या फैंसी ड्रेस में भाग ले रहे हैं। हर जगह फर्स्ट होना चाहिए, क्यों? कि देखो हीरो फर्स्ट आता है। हर तरह से वो परफेक्ट है, तो आदमी को परफेक्ट बनना चाहिए, तभी उसको वैल्यू मिलेगी और तभी वो समाज में हीरो बनेगा। तो ये स्थितियाँ रही और धीरे-धीरे होते-होते पढ़ाई पूरी हुई और उसके बाद में फिर जॉब में आ गया, तो फिर तो कोई बात ही नहीं, सारी चीज़ें अपने ढंग से करता रहा और कर ही रहा था। और परिवार में भी सहयोग मिला, कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं रही, फिर दाम्पत्य जीवन में भी सहयोग मिला और बराबर सब चलता रहा। अब अभी भी जैसे अभी भी महाविद्यालय का प्रशासनिक कार्य सँभालता हूँ पूरा और सुबह-शाम जो समय मिलता है उसको पूरा मैं अपने साहित्य सृजन में लगा देता हूँ और एक चीज़ और आपको बता दूँ कि मैं बचपन से गाने का भी बहुत शौक रखता हूँ। पहले मैं वाह! रेडियो को सुन-सुन कर के सीखा, फिर टेप रिकॉर्ड को सुन-सुन कर के सीखा, फिर अब टीवी को सुन कर के सीखा और अब कराओके सिस्टम में गाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मुकेश, किशोर रफ़ी, हेमंत कुमार इनके पुराने गाने कराओके म्यूज़िक पर बिल्कुल उनके अंदाज़ में और बिल्कुल सही सुर, लय, ताल में गा सकूँ, ये अभी भी मैं बराबर अभ्यास करता हूँ, ये है। और बहुत अच्छे संयोग की बात है कि पत्नी भी बहुत अच्छा गाती है, तो कई हम लोग प्रायः डुएट भी गाते रहते हैं। तो एक ये अलग गुण भी गुण कह लो या शौक कह लो भी मैं रखता हूँ और यहाँ-वहाँ मित्रों इत्यादि के शादी-ब्याह में, पारिवारिक शादी-ब्याह में, ऑर्केस्ट्रा पर भी वो आमंत्रित करने पर गाने गाए हैं। तो एक ये भी उत्साह का और आनंद का मेरे विद्यार्थी जीवन से ही एक मुझे गुण मिल गया या यूँ कहें कि एक ये कैटेगरी मुझे मिल गई और एक ये जज़्बा मुझे मिल गया। तो आदमी व्यक्ति को अपने समस्त शौकों को पूरा जी, करने की कोशिश करनी चाहिए। समय निकालना पड़ता है, समय आपके पास होता नहीं है, वो निकालना पड़ता है। यहाँ-वहाँ के फालतू समय को हटा के हाँ,
दोस्त यारी मत करिए, ज्यादा गपबाजी, पार्टीबाजी, यहाँ वहां गॉसिप वगैरह, इन सब से बचेंगे तो आपको कुछ अच्छा करने को समय मिलेगा। बस ये मेरा मानना है और मिलता है। जी। बिल्कुल, सर ने आप सभी को बताया है कि आपको कैसे अपनी ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। हर चीज़ ज़िंदगी में ज़रूरी है और इसी ज़िंदगी में सभी लोग अपने शौक को पूरा करते हैं और गुण को निखारते हैं। और आपके सामने आज प्रेरणा के रूप में सर मौजूद हैं। आप सभी देख रहे होंगे कि सर कितने प्रतिभावान हैं। सर ने कहीं से किसी चीज़ की शिक्षा नहीं ली है, निरंतर वो खुद में अभ्यास किए हैं और सर आज इस मुकाम पे हैं और सर को तो पहले तहे दिल से धन्यवाद सर कि आपने इतनी व्यस्त शेड्यूल में होते हुए भी आप हमसे जुड़े और अपनी इतनी सारी बातों से हमें रूबरू करवाया, हम सभी को इतना कुछ सिखाया आपने। तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया। और हमारे भी दर्शक सौभाग्यवान अपने आप को समझेंगे जो आप जैसे साहित्यकार से वो सम्मिलित हुए, आप जैसे साहित्यकार को सुने और आप सभी सर की हर तरह की आप सर ने बताई है कि सर ने पुस्तकों में काम किया है, तो वो पुस्तक भी आप ज़रूर खरीदें और उसको पढ़ें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो आपको है ना खुद से नहीं आएगी, वो आपको पढ़ने से, कहीं से सीखने से आएगी। तो इस क्रम में सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो लगभग 40 से 45 मिनट तक आपको सुने हैं और आपसे बहुत जी, जी। प्रभावित हुए हैं। तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे सुना, और दूसरी बात ये है, बस मैं यही कहूंगा कि जो भी गुण आप में है, उस गुण को केवल शौक के रूप में सीमित मत रखिए, उसको लगन के रूप में परिवर्तित कीजिए, उसको साधना के रूप में परिवर्तित कीजिए और निरंतर उसका सांगोपांग, उसके जुड़े हुए जो विभिन्न आयाम हैं, उस कला के, उस साधना के, उस फील्ड के, उनको जितना आप जानेंगे, समझेंगे, उतना आप में श्रेष्ठता आएगी। तो अगर साहित्य से या अन्य किसी भी क्षेत्र से आपको लगाव है, तो उसको मंजिल को पाने के लिए एक टारगेट डिसाइड कीजिए और पूरी लगन के साथ में उसमें डूब जाइए। क्योंकि असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। और करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ये वाली बात सामने आती है। तो निरंतर लगे रहिए और धैर्य से करिए, ईमानदारी से करिए, पूरी निष्ठा से करिए और बहुत सारे लोग आपको सराहेंगे, बहुत सारे लोग आपकी टांग खींचेंगे, लेकिन उस पर आप ध्यान मत दीजिए। आत्मविश्वास रखिए, आत्मबल रखिए और थोड़ी बहुत अगर सफलता मिल जाए, मान लीजिए आप कविता लिखते हैं और आपको स्कूल में कोई पुरस्कार मिल गया या हो सकता है नगर में कोई पुरस्कार मिल गया, तो ये मत सोचिए कि आप बहुत बड़े कवि बन गए। नहीं, अहंकार मत आने दीजिए, घमंड मत आने दीजिए। उस पुरस्कार को एक तरह से ऊर्जा का विषय मानिए कि पहली सीढ़ी है, ये तो हमें बहुत ऊंचाई तक अभी जाना है। और कभी भी ठहरिए नहीं, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। न सीखने की कोई उम्र होती है और रुक तो कभी जाना नहीं है, रुक जाना नहीं तुम कहीं हार के, आगे निरंतर बढ़ते रहिए। और जो भी फील्ड आप चुन रहे हैं, जो भी गुण आप में, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति कभी लेखक बन जाए, हर गायक बन जाए, हर डांसर बन जाए, हर खिलाड़ी बन जाए। ईश्वर जो हुनर देता है वो समझ में आता है कि हमसे कौन सी चीज अच्छी हो रही है। और अच्छे जो आपके परिवार में या रिश्तेदारों में, पड़ोस में जो लोग हैं, अपनी वो चीज उनको दिखाइए या उस विधा से जुड़े हुए लोगों को दिखाइए, तो समझ में आएगा कि आप में कविता का गुण है कि नहीं है। अगर होगा तो फिर निखरेगा। गायन का गुण है कि नहीं, अगर बिल्कुल ही गला नहीं है, गॉड गिफ्ट नहीं है, तो आप कितनी कोशिश कर ले, कोई बहुत अच्छे गायक आप नहीं बन सकते है। हुनर तो कहते हैं ना कि गुण तो ईश्वर जन्मजात देता है। और इसीलिए बहुत सारे गांव के बच्चे, गरीब घर के बच्चे जो कई रिक्शा चला रहे हैं, कई ऑटो चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वहां इतना अच्छा गाते हैं कि उनके वीडियो लोग खींच के वायरल कर देते हैं और हम सुनते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कला तो अपनी कला को, अपने हुनर को पहचानिए, फिर ईमानदारी से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। उससे जुड़े हुए अगर कोई पारंगत लोग हैं तो उनसे सीखिए, उनसे मार्गदर्शन लीजिए, अच्छे लोगों से एक गाइडेंस लीजिए और
निरंतर विनम्रता के साथ, सरलता के साथ, निष्ठा के साथ में और अपने को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करते जाइए। लंबे समय बाद आपको अच्छी सफलता मिलेगी। सफलता हॉट केक नहीं होती है, इंस्टेंट फूड नहीं होती है कि जरा पानी डाला, उबाला और ये बन करके तैयार हो गया। बहुत लंबा समय लगता है और जैसे एक-एक ईंट से मिल करके भवन बनता है, ऐसे ही कला साहित्य साधना में भी बहुत धैर्य की और बहुत निष्ठा की, बहुत लगन की ज़रूरत होती है और बहुत बाद में भी बहुत बार सफलता मिलती है और जल्दी सफलता नहीं मिलती है। और अगर सफलता मिल गई, तो फिर रुक मत जाइए और बेहतर बनाइए विनम्रता के साथ में। तो मैं मानता हूँ कि आप में गुणशीलता आएगी, आप में प्रतिभा का और विकास होगा, आपको यशस्विता का वरण होगा, आपके व्यक्तित्व में कोई बात आएगी और आपकी पहचान बनेगी, यश बनेगा, यश मिलेगा आपको और मैं मानता हूँ कि जो हुनरमंद हैं वो अपना मुकाम पा कर के रहते हैं, वो बीच में रुकते नहीं हैं और छोटी-मोटी अड़चनें, छोटी-मोटी बाधाएँ उन्हें नहीं रोक पाती हैं। लेकिन बहुत सारे मेरे मित्र ऐसे अभी भी कहते हैं अरे मैं भी लिखने का बहुत शौक रखता था लेकिन मेरे साथ हालात अच्छे नहीं रहे, नहीं तो मैं भी बड़ा कवि होता। नहीं, एक ही बात याद रखें, जो जीता वही सिकंदर, है ना? जो जीता वही सिकंदर। ये कोई कारण काम नहीं करते हैं। आप में मतलब कमी थी इसलिए उन बाधाओं ने आपको रोक दिया। भाई जैसे नदी बाढ़ की नदी बहती है, तेजी से प्रवाहित होती बहती है, तो वो पत्थर, पहाड़ सबको बहा के पेड़ झाड़-खंकाड़ सबको बहा के ले जाती है। तो ऐसा प्रवाह बनिए आपको मंजिल मिलेगी। बहानेबाज़ी से इस क्षेत्र में काम नहीं चलता है। नहीं, बस मैं ये बिल्कुल। कहूँगा। बहुत सुंदर सर, आपकी व्यक्तित्व, आपकी विचारधारा को सुन के तो मैं भी बहुत प्रभावित हुई और मैं भी इन सभी को ध्यान में रखते हुए निरंतर सीखूँगी क्योंकि आप मेरे लिए भी बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत बने सर। और सर जैसा आपने अभी बताया कि आपको सुनते-सुनते आपने गीत भी गाया, जैसे हम सभी ने आपके काव्य पाठ को भी सुना, बहुत ही अच्छा लगा सर। तो अगर आपकी कोई गीत हो जो पसंदीदा अगर आप प्रस्तुत करना चाहें तो बिल्कुल सर प्रस्तुत करें। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम वंचित रह जाएँ आपके गीत सुनने से। जी, जी, जी। चलिए अगर आप पहले से कहते तो मैं म्यूज़िक कराओके सिस्टम रख लेता। चलिए ऐसे ही सुनाता हूँ। वैसे मैं पुराने गीत गाता हूँ। मुकेश, किशोर रफ़ी हेमंत दा, कोई-कोई मन्ना डे या महेंद्र कपूर का भी। चलिए तो मैं मुकेश का एक गाता हूँ। चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना मुझे दोष न देना जग वालों मुझे दोष न देना जग वालों हो जाऊं अगर मैं दीवाना चंदन सा बदन चंचल चितवन ये काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे कजरारे माथे पर सिंदूरी सूरज होठों पे दहकते अंगारे साया भी जो तेरा पड़ जाए साया भी जो तेरा पड़ जाए आबाद हो दिल का हीराना चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना मुझे दोष न देना
जग वालों मुझे दोष न देना, जग वालों हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। वाह सर, वाह सर। अब बिल्कुल आपके मतलब इतने सारे गुण थे और बिल्कुल अगर आप आज गीत ना सुनाते तो हम वंचित रह जाते, आपके इतने बड़े हुनर को नहीं देख पाते और हमारे दर्शक भी अफसोस करते कि इस पूरे इंटरव्यू में हम आपकी गीत ना सुन पाए। तो आप सभी देख रहे होंगे कि सर ने इन सभी की कहीं शिक्षा नहीं ली है, सर ने प्रयास किया है और छोटी उम्र से सर ने निरंतर प्रयास किया और सर के अंदर सबसे अच्छी जो मुझे पर्सनली अपनी बात मैं कहना चाहूंगी कि सर के व्यक्तित्व में सबसे बड़ी बात है कि सर अब से छोटे से बड़े हो या वरिष्ठ हो, सभी को निरंतर बहुत ही अच्छे से समझाते हैं, सिखाते हैं और सर का इसी के कारण आज पूरे राष्ट्र भर में, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सर की पहचान है और सर एक लोकप्रिय लेखक के रूप में पूरे देश में जाने जाते हैं। क्योंकि आप सभी देखे होंगे सर कितने प्यारे व्यक्तित्व के साथ हमारे से जुड़े हैं और निरंतर आप सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं, आप सभी को ऐसी-ऐसी जानकारी दे रहे हैं जो शायद आपको कहीं ना मिलती। तो सर ने आपको ये भी बताया कि आप कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे आप अभ्यास कर सकते हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सर ने निरंतर हम सभी को आशीर्वाद दिया है, अपना स्नेह दिया है, बहुमूल्य समय दिया है। इसके लिए सर तहे दिल से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। तो बस यह सिलसिला आज यहीं पे खत्म होता है। फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए साहित्यकार के साथ। तब तक आप प्रमोद प्रोफेसर डॉक्टर शरद नरारे सर को सुने, उनके व्यक्तित्व से बहुत हमारे लिए बहुत ही बड़ा प्रेरणा स्रोत है सर और इतनी प्यारी व्यक्तित्व है जो सर राष्ट्रीय स्तर के लेखक है। तो आप सभी भी निरंतर इसी तरह लिखते और आगे रहे, बस यही हमारी शुभकामनाएं हैं और आप सभी अपना प्यार, सहयोग और आशीर्वाद जरूर बनाएं और इस वीडियो को शेयर करें। चलिए अंत में मैं एक मुक्तक संदेश के रूप में दे दूं कि ऑडियंस को के साथ अपने अपने हिस्से की धूप लेकर चलो, साथ अपने अपने हिस्से की धूप लेकर चलो और चमकना चाहते हो तो साथ अपने सूरज का रूप लेकर चलो, के साथ अपने अपने हिस्से की धूप लेकर चलो और चमकना चाहते हो तो साथ अपने सूरज का रूप लेकर चलो और बांटना चाहते हो रोशनी यदि इस जहान में तुम शरद तो जलो, मगर साथ अपने दीपक का रूप लेकर जलो, दीपक का रूप लेकर जलो, दीपक का रूप लेकर जलो। बहुत बहुत नमस्कार। जी मुस्कान जी। मुस्कान जी बंद हो गया। क्या हुआ मुस्कान जी, बंद हो गया, डिस्कनेक्ट कर दिया।